हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी आप तक? यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग। पिछले 2-3 क्लास में हमने जीआईएस की डेफिनेशन और कंपोनेंट ऑफ जीआईएस के बारे में डिस्कस किया था, और आज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आगे हम कंटिन्यू रखें अपनी क्लास। और उस डेफिनेशन से और कंपोनेंट से आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिसमें हमने कंप्यूटर की बात करी थी कि आपके पास कंप्यूटर, चाहे लैपटॉप या स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए आज के दिन। अगर इस टेक्नोलॉजी से आप दूर हैं तो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आपसे भी दूर होती चली जाएगी। इसके साथ साथ हमने बात करी थी सॉफ्टवेयर की, कि जो स्पेशल जीआईएस के सॉफ्टवेयर है वो भी आपके पास होने चाहिए। और आज के दिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो क्वांटम जीआईएस के रूप में जो अवेलेबल है, वो आपकी पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। और इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल का काम भी शुरू किया है। तो आगे जीआईएस की डिस्कशन के ऊपर हम डिस्कस करें, और जो टॉपिक है आज का वो स्पेशल क्वेश्चंस। जैसे आपको पता है कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर कट चीजें सामने आ रही है कि ज्योग्राफी क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट्स रिलेटेड एनवायरनमेंट इन रिलेशन टू टाइम एंड स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस दोनों की बात करती है ज्योग्राफी,
कि जो भी पृथ्वी के धरातल से संबंधित कोई भी फिनोमिना है उसमें समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है और लगातार हो रहा है, और उस लगातार होते हुए परिवर्तनों को ऑब्जर्व करना, उसको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करना ज्योग्राफी के स्टूडेंट का काम होता है। लेकिन जैसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो जीआईएस आया है, इसने इस हमारे काम को और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने की जो तौर तरीके हैं वो हमने सीखे हैं, और उसको अच्छे ढंग से कम समय में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इससे एक चीजें तो निकल के आ रही है कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन से कि इस यूनिवर्स में जो मैक्सिमम जो सवाल होते हैं वो स्पेस से रिलेटेड होते हैं, स्थान से संबंधित होते हैं, और इसलिए आपके पास ज्योग्राफी के विद्यार्थी के पास एक आंकड़ों का भंडार है। लेकिन जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं उनके माइंड में भी सवाल उठते हैं। जैसे ही आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, आपको नींद आने से पहले जो भी समय, उस समय में हजारों सवाल डेली आपके माइंड में उठते हैं, और वो जितने भी जो सवाल है उसमें जो ज्यादातर सवाल होते हैं, मोर देन 90%, वो सवाल स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, स्थानिक पर्सन होते हैं। और ये आपको सारे जो स्थानिक जो पर्सन हैं, जो सवाल उठते हैं, उनका आप आंसर भी ढूंढते हो और उसका सॉल्यूशन भी लेते हो। ये सारी वर्किंग चलती रहती है, लेकिन ये जो सारी जो वर्किंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्योग्राफी में निहित है। तो सबसे पहला जो हमने सवाल लिखा है कि लोकेशन की बात होती है, कि आपके माइंड में सुबह उठते ही कोई भी वस्तु की आपको जरूरत होती है, या जैसे आप अपने घर में हो, आपको सुबह उठते ही चाय की जरूरत होती है, तो चाय के लिए आपके पास एक लोकेशन निर्धारित है, आप किचन में जाते हैं, आप दूसरी जगह नहीं जाते चाय के लिए, आप किचन में जाते हो, वो एक लोकेशन है। वो लोकेशन आपकी पॉइंट और लाइन और एरिया की हम लगातार बात करते रहे और करते रहेंगे कि 3 फोरम में वो रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। या आपके माइंड में सवाल उठते हैं, आपको एक सुबह सुबह पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है, तो आप किताब कहाँ जाओगे देखोगे, तो जहाँ आपने अपनी शेल्फ में रखी है बुक्स, आप वहां जाओगे, वो किताबों की एक लोकेशन है। दूसरा, आपको मान लीजिए कि ये पूछे कि कोई हिसार में स्थान है जो एंशियंट सिविलाइजेशन को इंडिकेट करता है, तो जो राखी गढ़ी है आपके हिसार में, वो एंशियंट सिविलाइजेशन को इंडिकेट करती है, वहां पर एक लोकेशन है, तो वो लोकेशन की बात होगी। तो जब भी आपके माइंड में कोई वेयर का सवाल उठता है कि कहाँ है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो लोकेशन की बात होती है। सवाल आपके माइंड में सुबह से शाम तक उठते हैं। फिर आप पैटर्न की बात आती है। पैटर्न में आप ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड करके आए हो कि हरियाणा में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, फिर वो घनत्व धीरे धीरे कम होता हुआ कहाँ जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में जो नेशनल हाईवे है, वहां से आप जैसे सिरसा की तरफ मूव करते हैं तो आपको जनसंख्या का घनत्व है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, डिक्लाइनिंग पैटर्न में आपको दिखाई देता है। तो उससे पैटर्न उभर के आ रहा है, और ज्योग्राफी जो स्टडी है वो स्टडी ही पैटर्न की करती है, कि जितनी भी जो स्पेशल वेरिएशन है वो सारी स्पेशल वेरिएशन किसी न किसी पैटर्न को जन्म देती है, और पूरी ज्योग्राफी में ही पैटर्न की बात होती है। एक मेजर सवाल जो स्थानिक सवाल है, आपका स्पेशल क्वेश्चन है पैटर्न, उसको पूरा ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन आपके माइंड में हमेशा सवाल उठते हैं आपके, जैसे अब कोविड-19 की बात चल रही है कि सबसे ज्यादा केस कोविड-19 के हरियाणा में कहाँ है, फिर उसके बाद में कहाँ है, कैसे कैसे कम हो रहे हैं। तो अगर ये आप मैप के थ्रू लेके आए तो उसमें एक पैटर्न निकल के आएगा कि आपका जितना इंडस्ट्रियल सिटी है वहां पर आपके कोविड-19 के केस की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। फिर आप इधर आओगे हिसार की तरफ, यहाँ भी आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी गुड़गांव के मुकाबले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे इस कोविड-19 पेशेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। उसके क्या रीज़न है, आप देखोगे कि मेडिकल हब है हिसार,
इसलिए सराउंडिंग लोकेशन से भी यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। डिफरेंट जो पैटर्न निकल के आ रहे हैं उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट का काम है, और उस पैटर्न को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने में जीआईएस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मैपिंग। फिर बात आती है आपकी ट्रेंड्स की, कि समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कोविड-19 का एग्जांपल लें कि पिछले मार्च से जैसे जैसे केस आने स्टार्ट हुए थे हमारे देश में, और धीरे धीरे ये सितंबर अक्टूबर तक कैसे बढ़ते गए, तो ट्रेंड्स स्टेट वाइज देखें तो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग था। कहीं शुरुआत लेटर स्टेज में होती है और जो पीक आई वो भी डिफरेंट टाइम में आई। अब जो केसेस देख रहे हैं कि आपकी अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में महाराष्ट्र में अच्छी खासी कंसंट्रेशन थी, लेकिन अप्रैल में आते आते ये दूसरे दिल्ली की तरफ, आपकी गुजरात की तरफ, आपकी उत्तर प्रदेश की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जा रहा है डे बाय डे। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी ट्रेंड्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि डिफरेंट समय में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट पैटर्न एमर्ज होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्योग्राफी में अच्छे ढंग से अध्ययन किया जाता है, और उस अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए जीआईएस एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ये प्रैक्टिकली क्लास में हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे ये रोल अदा करेगा। फिर बात आती है आपकी कंडीशंस की। अब हमारे सामने ये सवाल है कि कोविड-19 के केस हिसार रीजन में इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, और इस कारण आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपके फुल होते जा रहे हैं, और बेड की जो संख्या है वो किसी भी हॉस्पिटल में 1 या 2 या 3 डिफरेंट साइट जो अवेलेबल है उसमें आपको दिखाई देगी, और जैसे ही आप वहां जाते हो कि आपके बेड फुल है। लेकिन आप घर में बैठे हो, किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एक बेड चाहिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप वो साइट खोलते हैं। उस साइट में इतना जीआईएस के रूप में वो साइट सारी उभर के नहीं आई है, लेकिन कुछ इंडिकेशन वो जीआईएस की तरह कर रही है व्यवहार। आपको ये बता देगी कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है या नहीं है, लेकिन आपको उससे ये नहीं पता लगे कि वो हॉस्पिटल आपसे कितना दूर है। अगर कोई ऐसा ऐप जो आपको ये बता दे कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड अभी खाली हैं और आपकी लोकेशन से उस हॉस्पिटल की लोकेशन का डिस्टेंस क्या है, तो उससे आप क्वेरी कर सकते हो कि मुझे तो एक बेड चाहिए हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल मेरे से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो। अगर आप जीआईएस में ये डेटा अवेलेबल है, ऐसी ऐप है जो जीआईएस के थ्रू डेवलप की गई है, उसमें ये आप अपना सवाल डालोगे कि मुझे एक हॉस्पिटल में एक बेड चाहिए और वो हॉस्पिटल मेरी लोकेशन से 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर होना चाहिए, तो उस सवाल का वो आंसर अपने आप दिखाएगा कि अगर कोई हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में भी वो 2 किलोमीटर के आपके दायरे में है, जिसमें बेड खाली है, वो सारे हॉस्पिटल दिखा देगा। इसके साथ-साथ उसकी दूसरी भी एट्रिब्यूट इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है या नहीं है, वो भी उसमें डाटा अवेलेबल होगा। अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है साथ में, तो आप ऑक्सीजन वाला हॉस्पिटल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप दूसरा कर सकते हैं। तो ये धीरे-धीरे इस तरह का डेटाबेस अगर तैयार हो जाता है जीआईएस के अंदर, तो आप बहुत सारे जो स्पेशल क्वेश्चंस आपके माइंड में जो उड़ रहे हैं, उसमें आप कंडीशन लगा सकते हो। तो ये इस तरह से कंडीशन लगाई जाती है। इसमें आपको शॉर्टेस्ट रूट का भी पता लगता है सवाल। अगर आप जैसे दिल्ली के आईएसबीटी जा रहे हो, तो आप पूछोगे कि सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला रोड कौन-सा है? जैसे आप गूगल मैप में, आपके स्मार्टफ़ोन में गूगल मैप अवेलेबल है सभी के, उससे जितने भी आप जो लोकेशन आइडेंटिफ़ाई करते हो आप ट्रैवल करते वक़्त, आपको अलग-अलग रूट वो बताता है, और उसमें हर रूट के साथ किलोमीटर लिखा हुआ है। उससे आपको ये पता लग जाता है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन-सा है। दूसरा, आज के दिन कुछ सिटी में बड़े जैसे बंगलौर है आपका, वहाँ पर आपका ट्रैफिक कंजेशन क्या है, कौन से रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, कौन से रोड के ऊपर कम है, ये पता लग जाता है। तो ये
जो सवाल आपके माइंड में जो उठ रहे थे लोकेशन के, पैटर्न के, ट्रेंड के, कंडीशंस के, इसके बाद में ये आता है कि इम्प्लीकेशंस क्या होगा आपका। मान लीजिए आप किसी सिटी में आए हो और आपका कोई वर्क प्लेस है, या मैं ही मान लेता हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में जॉब कर रहा हूँ और आज के दिन में सेक्टर 13 में रह रहा हूँ। अगर मैं कोई नया घर लेता हूँ, सेक्टर 9-11 में ले लेता हूँ या सेक्टर 1-4 में ले लेता हूँ, तो उससे जो मेरी जो लोकेशन चेंज होगी, उस लोकेशन चेंज होने से मेरे ऑफिस के आने जाने में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मेरे पास खुद का व्हीकल नहीं है तो सेक्टर 13 से ढाबड़ा चौक से नज़दीक में ऑटो ले सकता हूँ, इजीली मुझे मिल जाता है। अगर सेक्टर 9-11 में वो लोकेशन दूर है तो मुझे ऑफिस आने जाने में ऑटो को कैच करने में दूर होगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर सेक्टर 1 में जाऊँगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर एक लोकेशन को हम चेंज करते हैं या एक स्पेशल क्वेश्चन हमारे माइंड में चेंज होता है, उस चेंज होने से उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे अब आपका हिसार सिटी में एक कैमरी रोड के ऊपर आपका एक जो ओवरब्रिज बन रहा है, वो ओवरब्रिज बनकर अगर तैयार हो जाएगा, जैसे ही वो स्टार्ट होगा, तो जो आपके शहर का जो सेंट्रल रोड है, जिसको ओल्ड दिल्ली रोड बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमें समझ में मान के चल रहे हैं कि ट्रैफिक कंजेशन है वो कम होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आने वाली स्टडीज के ऊपर। तो ये जितने भी जो सवाल है आपके या हमारे माइंड में स्पेशल क्वेश्चंस के जो सवाल उठते हैं, इन सब सवालों का जवाब अच्छे ढंग से देने के लिए जीआईएस का एक इम्पोर्टेंट रोल डेवलप हो रहा है। विदेशों में बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, हमारे देश में भी धीरे धीरे ये जो सवाल है या जो जीआईएस की जो एप्लीकेशन है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है 2021 की होनी थी, वो पूरी कंप्लीट जीआईएस के अधीन ही होनी थी। इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ज्यादा से ज्यादा जिनकी स्किल है जीआईएस की उनकी जरूरत होनी थी और जॉब मार्केट में जॉब भी बढ़नी थी। तो इसके बाद सवाल उठता ये है कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जीआईएस हमारी हेल्प कर सकता है इन सब सवालों का आंसर देने के लिए, लेकिन वो अपने आप हेल्प नहीं करेगा कि सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी चीज है वो जो आपकी अपने आप हेल्प कर देगा। इसलिए जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में आपको डेटाबेस एक तैयार करना पड़ता है। जितना ज्यादा डेटाबेस हम तैयार करते जाएंगे, जीआईएस हमें उस बड़े डेटाबेस से जो हम सवाल पूछेंगे उन सवालों का हमें आंसर देता जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी डेटा की होती है, और आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट तो आपको पता है, आप डेटा के बारे में अच्छे ढंग से दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ के आए हो, लेकिन आपके माइंड में कुछ सवाल यहाँ पर मैं खड़े कर रहा हूँ कि डेटा का अगर लिटरेरी मीनिंग देखें आप, तो हैविंग बीन की किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होना, अस्तित्व में आना किसी भी चीज का, और ये लैटिन वर्ड है और सिंगुलर वर्ड है डेटम, और डेटा और डेटम, डेटम हम जीआईएस में अलग वर्ड यूज करेंगे बार बार कैसे, उसका मीनिंग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है उसका मीनिंग है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेंस में होना। और फ्रांस की लैंग्वेज में डेटा को डोनी कहा जाता है, उसका मीनिंग भी है आपका कि गिवन, किसी चीज का होना। तो डेटा अपने आप में कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक विशेषता है, एक थिंग है, उस थिंग्स को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार के ऊपर उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो इससे चीजें क्या निकल के आती है कि डेटा आपको अपने आप में किसी भी चीज को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि डेटा आपका बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सूचनाएं, ये एट्रीब्यूट्स है, ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करेंगे,
तो डेटाबेस आपका बड़ा होता जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि आपको एक असाइनमेंट तैयार करनी है आपके घर की, कि आपको एक घर का आपको एक लोकेशन लेना है कि उस लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है जो पॉइंट में रिप्रेजेंट करेगी। इसके साथ उस घर में जितने भी जो फैमिली मेंबर हैं उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, या इनकम है आपकी घर की, और जो इन्फॉर्मेशन है जैसे हाउसिंग इन्फॉर्मेशन में आपके लिविंग रूम कितने हैं, किचन है या नहीं है। आप कितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करते जाइए, जितनी ज्यादा आप सूचनाएं डालते जाओगे जो डाटा जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो डाटा है, इस डाटा से अगर हम ये कहें आप 46 स्टूडेंट है क्लास में, और जो हमने आप अगर असाइनमेंट सबमिट कर दोगे, उस सबमिट करने के बाद में एक ये तो पता है मेरे को कि 46 स्टूडेंट्स हैं वो एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और वो फाइनल ईयर क्लास में पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन ऑटोमेटिक इस 46 आउटलुक में एकदम ज़्यादा आनी थी, लेकिन मैं इसको ये देखूंगा कि मैं स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो उससे बाहर निकालता हूँ। फिर ये मैं देखूंगा कि जो 46 स्टूडेंट्स हैं वो जो एमए 4th सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं उनकी बाकी की फैमिली मेंबर की एजुकेशन क्या है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लिटरेसी क्या है, और उस लिटरेसी में फिर हम देखेंगे कि मैट्रिक से कितने कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक से ज़्यादा कितने हैं। फिर हम देख सकते हैं कि बीए से कम, बीए से ज़्यादा कितने हैं, ग्रेजुएट या अबव कितने हैं। तो उससे क्या निकलेगी, उससे एक उस परिवार के बारे में एक सूचना निकलेगी कि ये 46 स्टूडेंट जो आए हैं इनमें से ज़्यादातर परिवार हैं वो उसके फैमिली मेंबर में जो लिटरेसी लेवल है वो कम है या ज़्यादा है, या उसमें हायर एजुकेशन की कमी है। तो उससे हमें ये लगेगा कि हायर एजुकेशन फैमिली मेंबर के कम होते हुए भी कितने स्टूडेंट है वो आपका आज हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ों को, उस डेटा को हम अंडरस्टैंड करें, उसकी एक्सप्लेनेशन दें, तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो इसलिए डेटा और इंफॉर्मेशन में यहाँ अंतर विभेद हो रहा है, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये डिजिट में व्यक्त की जा सकती है, संख्या में 1 2 3 4 5, या लेटर में, अक्षर में ABCD या ABCD है, और सिंबल के द्वारा भी ये रिप्रेजेंट की जा सकती है। जैसे आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आप कोरो स्कीमेटिक मैपिंग पढ़ के आए हो कि जैसे अगर किसी एरिया में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा है तो गेहूं की बोरी इंडिकेट कर दी जाती है। अगर अलग-अलग ज़िले में उत्पादन कम ज़्यादा है तो गेहूं की जो बोरी है उसका जो साइज़ है वो छोटा-बड़ा कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों से सारा का सारा इंडिकेशन होता है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट, ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, उसका व्यवहार क्या है, क्या परिणाम निकलेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकल कर आती हैं। तो इससे डेटा के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जीआईएस हमारे सवालों का आंसर तभी दे पाएगा जब सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। डेटा कलेक्ट आप 2 तरीके से करते आए हैं अभी तक, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा अच्छे ढंग से पढ़ के आए हैं। लेकिन जीआईएस के अंदर जो डेटा की जो बात होती है वो 3 तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं, एक ज्योग्राफिक डाटा, एक जियोस्पेशियल डाटा, एक स्पेशियल डाटा। और बुक्स में जब आप पढ़ोगे कई बार आपको ये लगेगा कि ये कंफ्यूजन है कि तीनों प्रकार के डाटा का ही कई बार एक ही मीनिंग निकल के आता है। अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से इन शब्दों का यूज़ किया है, इनका चयन किया है। लेकिन इन तीनों का अंतर, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी हो, साथ ही साथ आप जीआईएस भी पढ़ रहे हो, तो इन तीनों में जो अंतर विभेद है वो आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले ज्योग्राफिक डाटा की बात आती है कि जो भी ज्योग्राफिक फिनोमेना है इस अर्थ सरफेस के ऊपर, या कोई आपका नियर सरफेस नीचे सब सरफेस हो सकता है, या आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, उसमें कोई भी ज्योग्राफिक फिनोमेना है उसके बारे में कोई भी हम आंकड़े इकट्ठे करें। जैसे अभी जो ज्योग्राफिक फिनोमेना आपका कोविड का चल रहा है इस अर्थ के ऊपर, तो वो क्या हो रहा है, आप ये कह रहे हो कि हिसार में इतने केसेस आ रहे हैं, गुड़गांव में इतने केसेस आ रहे हैं, पंचकुला में इतने केसेस आ रहे हैं।
डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट केसेस आ रहे हैं, उनका आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये क्या है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, एक टैली दी गई होती है, ये ज्योग्राफिक डाटा कहलाता है कि ज्योग्राफी पृथ्वी के धरातल के ऊपर कोई स्थान है और उस स्थान से संबंधित किसी भी विशेष फिनोमिना के आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन जियोस्पेशियल डाटा की जब बात आती है, जो जीआईएस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आज के लिए, ये क्या क्या करते हैं कि रेफर टू लोकेशन रिलेटिव टू अर्थ, या अर्थ की जगह हम इसको अर्थ सेंटर भी कह सकते हैं, कि पृथ्वी के संदर्भ में कोई भी स्थिति, पृथ्वी के संदर्भ में, यहाँ पर आपको वहां पर देखना है अर्थ सरफेस और नियर सरफेस की जब बात थी कि कोई भी आंकड़ा है, लेकिन यहाँ लोकेशन की बात हो रही है। लोकेशन का मतलब पॉइंट में, लाइन में और एरिया में आपको कोई डाटा मिले। अब सीधा न्यूज़पेपर में आप हिसार पढ़ रहे हो, उसका कोई जियोस्पेशियल डाटा में मीनिंग नहीं है। आप जब कंप्यूटर बेस आपके पास सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आप हिसार के ऊपर जाके एक लोकेशन लगाओगे कि ये हिसार सिटी है, हिसार सिटी की आप लोकेशन इंसर्ट करोगे, वहां पर पॉइंट के रूप में आपने इंसर्ट कर दी, और उस पॉइंट के ऊपर एट्रीब्यूट टेबल में आपको ये लगे कि इस पॉइंट के ऊपर आपके 20 कोविड के केस आ जाए। फिर दूसरा आप पंचकुला का पॉइंट लगाओगे, उसमें आप लगाओगे इसमें 40 केस आए हैं। फिर गुड़गांव का लगाओगे कि इसमें आपके 70 केस आए हैं। तो उस लोकेशन का और उसकी जो एट्रीब्यूट है उसमें एक रिलेशन संबंध हुआ है। तो इस तरह के आंकड़े जनरेट करना, या इस तरह का कोई जो डेटाबेस है वो ये बता दे कि इस लोकेशन से संबंधित ये विशेषताएं हैं, और आप सवाल उससे करो कि मुझे ये बताइए कि हिसार शहर में कितने कोविड के केस हैं। जीआईएस आपको आंसर ये देगा, हिसार के लोकेशन आपको मैप पे दिखाएगा और उसके साथ आपको टेबल में सिलेक्शन मिल जाएगी कि इतने केस हैं। अगर ऐसा कोई डेटाबेस आपके सामने है जिससे आप सवाल पूछे और आपसे उससे आंसर मिल जाए आपका, वो डेटाबेस आपका जियोस्पेशियल डाटा कहलाता है। तो ज्योग्राफिक डाटा और जियोस्पेशियल डाटा में ये बेसिक अंतर है। आपको जितना आप इस अंतर को समझने की कोशिश करोगे, अपने माइंड को माइंड बॉगल करोगे, तो आपको ज्योग्राफी की ज्यादा समझ आएगी, और ज्योग्राफी और जीआईएस का क्या रिलेशन है वो आपको समझ में आएगा। फिर ज्योग्राफी में हम भी बात करेंगे आगे स्पेशियल डाटा की और नॉन स्पेशियल डाटा की, जो शब्द जो यूज होते हैं। लेकिन जो स्पेशियल डाटा है वो ये कह रहा है कि कोई भी डाटा जो किसी भी प्लेनेट से संबंधित हो, जरूरी नहीं कि पृथ्वी और उससे संबंधित वातावरण है उसी से, आपके यूनिवर्स में भी कोई भी, जैसे आपका मून का, आपका मंगल ग्रह का, या किसी और एस्ट्रोइड का, या इवन आपकी ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, इससे संबंधित भी आंकड़े। तो ये जो सारे जो डाटा इससे चीजों से कलेक्ट करते हैं वो स्पेशियल डाटा कहलाते हैं। और जो स्पेशियल डाटा है वो ज्योग्राफिक और स्पेशियल डाटा से भी कहीं ज्यादा वास्ट है। लेकिन जीआईएस की बुक्स में जितने भी हम स्टडी करते हैं, ये जो तीनों टर्म हैं, कई बार हमें ये लगेगी, आपके माइंड में भी सवाल आएगा और ये आएगा कि ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित टर्म यूज होती है। कई बार हम कोई भी यूज कर लेते हैं स्पेशल कंपोनेंट से संबंधित चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए अगर जीआईएस में हम बात कर रहे हैं तो जियो स्पेशियल डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम ज्योग्राफिक डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए स्पेशियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें ये अंतर पता होना चाहिए और आना चाहिए। तो डाटा क्या है, डाटाबेस एक बहुत बड़ा तैयार हो गया आज के दिन। अभी पिछले दिनों न्यूज़पेपर में सवाल काफी उठे हैं, और जो हमारे देश की एक जो कोविड कंट्रोल जो टीम है, जिसमें इस देश के टॉप मोस्ट 23 साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि आप ये जो डाटा जो इतना इकट्ठा कर रहे हो कोविड के, चाहे वो आपका आरटीपीसीआर है, जो कोविड केस की जो चेकिंग का जो रिजल्ट है, जो सैंपल है उसके, हमारी लैब में एक ढेर इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्यों ना एकेडमिक कम्युनिटी को दिया जाए, जिससे वो एक नई नई रिसर्च करके आए।
अब हमारे सामने ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डाटा कलेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये नई रिसर्च करने के लिए, इस समस्या को और अच्छे ढंग से समझने के लिए एक बेस दे रहा है। तो ये जितने ज़्यादा ये डाटा डिसेमिनेट होगा, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, और जितने हम एक्यूरेसी के साथ डाटा कलेक्ट करेंगे, अभी जैसे निकल के आया रहा है कि पिछले दिनों न्यूज़पेपर में कि कोविड-19 से जितनी जो डेथ जो रिपोर्ट हो रही है और एक्चुअल में जो जितनी डेथ हो रही है, उसमें गैप है। तो ये गैप होना तत्कालीन किसी एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन रियलिटी में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग जो की जाएगी वो रियलिटी के ऊपर की जाएगी। अगर हमारे सामने डेटा ही गलत है, अगर हम कोई प्लान करते हैं आगे, तो वो प्लान हमारा सारा फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी डेटा को रिप्रेज़ेंट करना हो तो एक्यूरेसी के साथ ही रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, चाहे वो कम मात्रा में ही रिप्रेज़ेंट हो। डेटा हमें गलत कभी भी रिप्रेज़ेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा हमने अच्छे ढंग से अगर कलेक्ट किया है, तो उस डेटा को हम अच्छे ढंग से टैबुलेट करें, उस डेटा को अच्छे ढंग से हम मैपिंग में लेके आएँ। फिर वो टैबुलेटेड डेटा और मैपिंग के थ्रू हम अपनी जो माइंड की स्किल है, उस स्किल के आधार के ऊपर हमारा जो नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर उस डेटा की एक्सप्लेनेशन करेंगे, और उस एक्सप्लेनेशन से हमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के इम्पोर्टेंट डेटा निकल के आएगा उसमें से, कि वो डेटा हमारी प्लानिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर कोई डेटा हमारी प्लानिंग के लिए जो उपयोगी है, तो वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में। तो डेटा एक बहुत बड़ा बेस हो सकता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि सारा डाटा हमारे लिए कामयाब हो या ना हो, या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, यूज़फुल है या नहीं है। लेकिन उसमें से जो यूज़फुल डाटा निकालना एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, या उस डाटा को हम उस रियल फॉर्म में ना रख के उसका रूप चेंज कर दें, उसमें मैनिपुलेशन कर दें, तो उससे भी एक नया डाटा जनरेट हो जाता है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, और वो यूज़फुल डाटा आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो जैसे आपका जीआईएस के अंदर हम बात करेंगे जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि डाटा और इन्फॉर्मेशन की हमने डिस्कशन इसीलिए करने लेके आनी थी कि हमें जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है। जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि उसमें एक आपकी लोकेशन होगी, लोकेशन आप पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करोगे, और उस लोकेशन के साथ आपका कोई एट्रीब्यूट होगी। जैसे आपके टोपोग्राफिकल मैप है, उसमें आपके रोड दिखाए गए हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, या आपका गाँव का कार ट्रैक है, कच्चा रोड है, पक्का रोड है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है उसमें। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप अपने घर की लोकेशन बताओ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो एक पॉइंट का बताएगा, उस घर की फैमिली की इंफॉर्मेशन बताइए। तो इस तरह से आप एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। चाहे आप कंप्यूटर में आपके पास नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, आप कागज़ के ऊपर भी अपना तैयार कर लोगे, तो उससे भी वो जो आपने जो चीज़ें जो डेवलप की हैं, लोकेशन और उसकी एट्रीब्यूट की, वो इन्फॉर्मेशन आपकी जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। और हम जीआईएस में जो हमारा जो रोल है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन को ही हमें अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जीआईएस की बुक्स में कई बार हमारे सामने पढ़ते वक़्त ये आएगी कि जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन और स्पेशियल इन्फॉर्मेशन दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं। तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ हुए हैं काफ़ी, और हमारे सामने भी आएगी, और हम यूज़ कर भी सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। लेकिन हमें ज़्यादा फ़ोकस जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर रखना है। तो अब दोनों डाटा की बात की हमने और इन्फॉर्मेशन की, दोनों कई बार हमें ये समान सवाल लगते हैं, लेकिन इसका रियलिटी में एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते, और फिर हम जीआईएस की जो स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी में, जीआईएस के स्टूडेंट होने के नाते हमें दोनों में अंतर विभेद करना चाहिए, दोनों को हम सेम नहीं ले सकते। डाटा बेस हो सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा से निकाली जाएगी। सारे डाटा हो सकता है आपके लिए यूज़फुल नहीं हो।
कुछ डेटा आपके लिए यूजफुल होंगे और जो यूजफुल होंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। डेटा आप कलेक्ट करते हो जैसे प्राइमरी सर्वे से, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, आप इंटरव्यू शेड्यूल डेवलप करते हो, जैसे क्वेश्चनियर आप डेवलप करते हो, या टेलीफोनिक इंटरव्यू ज़्यादा होने लगा है। और आज के दिन आपकी जो इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू भी आप ईमेल के थ्रू, गूगल फॉरम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या ज्योग्राफी के स्टूडेंट मेजरमेंट करते हैं, जैसे यूजी की क्लास में आपने सर्वे किए हैं, आपने चेन एंड टेप सर्वे किया है, प्लेन टेबल सर्वे किया है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे किया है, वो मेजरमेंट करके आप डाटा लेके आए थे। या कुछ डाटा जो ऑब्जर्व डाटा है, जो मेजरमेंट जो डाटा है, वो डाटा हमारे सामने है, उससे कुछ हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, कुछ अपने माइंड से कुछ एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं, तो वो भी एक अपने आप में डाटा कलेक्शन का मेथड है। जब इस डाटा को आप अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार कोई रिसर्च करने जा रहे हो, डाटा को आप डिफरेंट टेबल में डेवलप करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि आपको छोड़कर आपने जो अपने घर का जो सर्वे आप करोगे इसमें असाइनमेंट में, आपकी खुद की एजुकेशन छोड़ के हम बाकी की एजुकेशन अगर देखेंगे तो उसमें ये लगेगा कैटेगराइज हम कर रहे हैं कि मैट्रिक से कम कितने हैं, मैट्रिक से ऊपर कितने हैं, फिर या मैट्रिक से बीए तक कितने और बीए से ऊपर कितने हैं। तो उससे आपका फैमिली की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इंडिकेट करेगी। अब इसमें इंडिकेशन में हमें ये नहीं देखना है कि किसी फैमिली की बैकग्राउंड में हो सकता है कि मैट्रिक से नीचे ही पढ़े लिखे हो फैमिली के मेंबर, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई कम पढ़े लिखे क्यों हैं, हमारे सामने कुछ सवाल आएंगे। कि हमारी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि आप ये देखिए कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी जो फैमिली के मेंबर हैं वो मैट्रिक से कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए कितने उत्सुक हैं, या कितना उन्होंने ताकत लगाई है, कितना उन्होंने जो इकोनॉमी है अपने खुद पे खर्च ना करके अपने बच्चों पे किया है। तो ये एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि आज चाहे फैमिली की एजुकेशन कम है, लेकिन वो अपनी आने वाली जनरेशन को ज़्यादा एजुकेशन देना चाहती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये किसी भी देश के नीति निर्धारण के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आपके जितने भी टोपोग्राफिकल मैप है या थीमेटिक मैप जो आप बनाते हो, वो सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है अपने आप में, वो डाटा नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अभी हमारे पास 1 या 2 मिनट हैं, तो आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर। और शाम को एक प्रैक्टिकल की क्लास आज एक और लेंगे आपकी, ठीक 6 बजे, तो आप उससे में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करिए। और मैक्सिमम 34 तक कल हम लिंक कर पाए थे, 46 में 12 स्टूडेंट अभी भी जो हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं इसमें। अगर कोई आप में से कोई जानकार हैं तो आप उनसे बोल के ये कह सकते हैं कि कम से कम आधा घंटा के लिए, अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो अपने किसी रिलेटिव का या गांव में है किसी अड़ोसी पड़ोसी का लेके भी वो अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सुबह की मॉर्निंग। आप उनको मोटिवेट कीजिए ताकि उनको भी एजुकेशन का ज़्यादा लॉस ना हो। किसी का सवाल हो तो बोलिए भाई, 1 मिनट का टाइम हमारे पास। हेलो, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है, सवाल पूछ सकता है। सर कल आपने प्रैक्टिकल क्लास में ऐप कौन सी बताई थी? वो ऐप कौन सी ऐप के बारे में बात कर रहे हो आप? प्रैक्टिकल क्लास में जो आपने बताई थी सर, वो क्वांटम जीआईएस सॉफ्टवेयर बताया था आपको। आप